नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननीय के साथ में। आज हमसे सीधे जुड़े हैं मीनल चौबे महापौर रायपुर राजधानी से। भाजपा की कैंडिडेट रही हैं और विपक्ष की नेता भी रही हैं और जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता, सीधे बुलडोजर लेकर जहां जहां पर अवैध बहुत जगह जहां पर थे वहां पे उन्होंने सीधा बुलडोजर चलाया और एक दबंग और बहुत प्रसिद्ध नेता के रूप में ये काम कर रही थी और अभी 2 महीने में काफी कुछ काम करने की जो स्थिति है वो दिख रही है। तो मीनल जी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मीनल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि महापौर बनने के बाद आपने 2 महीने का जो आपका अनुभव रहा, काफी अखबारों में सुर्खियां बटोरी आपने, कैसा अनुभव देखती हैं 2 महीने में? देखिए, मैं भी लगभग 2 महीने मुझे महापौर बनने हो गए हैं और अच्छे खासे मतों से मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। तो जब जीत बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है। और जिन चीज़ों को लेके हम जनता के पास गए थे और हम जब जनता के पास गए थे चुनाव में, तो जनता की जो डिमांड थी, जो नगर निगम के द्वारा जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन चीज़ों में मेरा फोकस है। तो 2 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये तो समझ आ रहा है कि समस्याएं तो बहुत है, अंबार है और काम करना एक चुनौती है, मगर चुनौतियों से मैं नहीं डरती। अगर मेरी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो मैं सब चुनौती का सामना करूंगी। मैं काम करने के लिए आई हूँ और 5 वर्षों में जो मुझसे अच्छा बन पड़ेगा रायपुर शहर की जनता के लिए, मैं वो करूँगी। जी, आप विपक्ष की भी नेता रही हैं, आपने देखा है बहुत करीब से नगर निगम को, शहर को तो खैर आप शहर की ही हैं। स्मार्ट सिटी जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आधे आधे उससे चल रहा था, स्मार्ट सिटी योजना बनाने की जरूर कवायद की गई थी, लेकिन स्मार्ट शहर कहीं नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। स्मार्ट सिटी की दौड़ में रायपुर शहर भी था, मगर रायपुर शहर स्मार्ट तो नहीं हुआ और मुझे लगता है कि थोड़ा बर्बाद ही हो गया। इतने पैसे आने के बाद भी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम होना था, हमारे रायपुर शहर को जो स्मार्ट बनना था, वो सारी राशि है वो भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ गई और बिना प्लानिंग के काम किया गया। और ये हमारा दुर्भाग्य था कि जो नगर निगम में जो शहर की सरकार थी वो कांग्रेस की थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। पैसा हमको केंद्र सरकार ने दिया था, अच्छी सोच के साथ दिया था, मगर प्लानिंग के अभाव में हम अच्छा काम नहीं कर पाए। और विपक्ष होने के नाते हम लगातार इस विषय को उठाते रहे कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हम सामान्य सा उदाहरण बूढ़ा तालाब लें, करोड़ों रुपए की राशि वहाँ खर्च हुई, मगर आज वहाँ पे हमको नतीजा 0 है। और तो और हम करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए बूढ़ा तालाब में, उसके बाद हमने उसको पर्यटन विभाग को दे दिया। और जो हम ट्रैफिक सिस्टम में, इंटरनेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर कहीं से भी हमारा ट्रैफिक भी स्मार्ट नहीं हुआ। इस प्रकार स्मार्ट सिटी का जो पूरा पैसा है वो बंदर बाट में निकल गया और परिणाम आपके सामने है कि रायपुर शहर स्मार्ट नहीं हो पाया और इसका जो उल्टा होना था वो हमारे शहर की जनता को परिणाम मिला। तो अब इसका क्या होगा? अब स्मार्ट सिटी की जो तमाम करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, अभी आप जैसे भ्रष्टाचार की बात करी, अब तो आप महापौर बन गई हैं, तो ये जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं क्या उनसे वसूला जाएगा? क्या शहर को फिर नए रूप में संजोया कुछ जाएगा? चीज़ों में हम अग्रीमेंट में बंधे रहते हैं। हम पुराने कार्यों की भी जांच करवा रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, जो एग्रीमेंट की जो शर्त थे उनका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। मगर जो पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने थे वो तो चढ़ गए। अब उसका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये शासन तय करेगी। हमारा काम था, हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया, प्रमाण के साथ हमने उजागर किया। और अब हमारा परिणाम ये हुआ है कि अब स्मार्ट सिटी बंद हो गया, स्मार्ट सिटी बाइंड अप करके चले गया है। अब हम स्मार्ट सिटी की दौड़ में हम नहीं रहे, मना कर दिया कि अब नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस वो 0 था। तो इसका जो जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। आज अगर हमारे पास स्मार्ट सिटी की दौड़ में रायपुर शहर रहता, जैसे कि बिलासपुर को वापस शामिल किया गया है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, हो सकता है हम कुछ अच्छा करते और शहर को स्मार्ट बनाते, मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्मार्ट सिटी की दौड़ से अभी बाहर हैं। मैं थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूँगा, जैसे इंदौर शहर बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत शहर कर तो वही लोग रहे हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, नगर निगम के माध्यम से, और सरकार भी साथ दे रही है। हम रायपुर शहर को
सुंदर, खूबसूरत और साफ सुथरा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बिल्कुल ये सच्चाई है कि इंदौर जैसे हम रायपुर शहर को भी बना सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा और हमारा सपना भी है कि आने वाले समय में जैसे इंदौर है वो लगातार 2017 से स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। बहुत अच्छा उनका सिस्टम है, हमने देखा है कचरे का जो सेग्रीगेशन होता है वो बहुत अच्छा सेग्रीगेशन करते हैं। इवन जो ट्रीटमेंट किया हुआ जो पानी रहता है, जो ख़राब पानी रहता है ट्रीटेड वाटर, उसको भी वो लोग बेच के बहुत सारा विकास कार्य करा लेते हैं। जनता भी वहाँ की बहुत अवेयर है, जन सहयोग से उनका काम संभव हो जाता है। मगर जो सुविधाएं, जो संसाधन इंदौर के पास उपलब्ध है, फिलहाल वो रायपुर शहर के पास उपलब्ध नहीं है। थोड़ा हम संसाधनों में भी पीछे हो जाते हैं, जन जागरण में भी हम थोड़े से पीछे हैं और जागरूकता का अभाव है हमारा। आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जो इंदौर शहर कर पा रहा है वहाँ भी वही जनता है, यहाँ भी हम वही जनप्रतिनिधि हैं, वही अधिकारी वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जो वहाँ हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है। आने वाले समय में हम इंदौर का उदाहरण रायपुर को प्रस्तुत करना चाहेंगे और हो सकता है कुछ बेहतर परिणाम हम दें। मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूं, चूंकि मैं आपकी बात से यहाँ पे भी है कि ठीक है लोगों में जागरूकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। रही बात संसाधन की बात, तो मुझे लगता है कि रायपुर जैसे शहर जो राजधानी है और तेजी से ग्रो कर रहा है, साथ ही लोग यहाँ पे अन्य प्रदेश से बहुत आ रहे हैं, ग्रो भी कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहें, बड़े बड़े उद्योग हैं यहाँ पे, चाहे वो भनपुरी, उरला, आसपास कितने बड़े बड़े उद्योग हैं, अगर एक एक उद्योग भी एक एक वार्ड को भी ले लें तो मुझे लगता है कि पूरा सुधार वाली प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी। मतलब साफ सफाई तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा ये होता है कि साफ सफाई के नाम पर हफ्ते में एक दिन साफ सफाई होता, कचरा उठाने के नाम पर अवैध वसूली भी बहुत सारी चीज़ें होती है, शिकायतें बहुत आती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको फुलफिल ही कर ही नहीं पाते हैं, दिक्कत होता है ये। हम उसको राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। क्यों ना उसको लोगों पे ही अवेयरनेस पे डाला जाए, या किसी ऐसे उद्योग को दे दिया जाए, भाई आप एक वार्ड ये ले लीजिए। ऐसा कुछ क्यों व्यवस्था नहीं कराते? बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि हम बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनको CSR मद से वो हमारे एक एक वार्डों को या कुछ गार्डन्स को, कुछ तालाबों को अडॉप्ट कर लें और अच्छा बनाने का प्रयास करें। और अभी वो कर भी रहे हैं। और रही जब बात जन जागरण की, जब तक हम नगर निगम हैं वो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएगा तब तक वो अधिकार की बात नहीं कर सकता। जब तक हम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उनको बिजली की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, उनको साफ सफाई नहीं दे पा रहे हैं, और हम उनसे कहेंगे कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को अब हम सामंजस्य बना के काम करेंगे और आने वाले समय में सबका सहयोग लेकर हम एक अच्छा रायपुर शहर करें, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। जनता टैक्स देती है, जो एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, नगर निगम का नॉर्म्स है, उसके तहत वो काम भी करती है। बावजूद उनको वो सुविधाएं, हमारे जो राजधानी के लोग हैं या वासी हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। अभी जो टैक्स पटा रहा है उसको तो मिलता ही नहीं है, जो नहीं पटा रहा वो ज़्यादा सुविधा ले रहा है। तो ऐसे चीज़ों में भिन्नता रहेगी तो फिर कैसे हम राजधानी को बेहतर बना पाएंगे? देखिए थोड़ा सा ना हमको भी हर चीज़ों में हमको स्पष्ट होना पड़ेगा। और जनता अगर रेवेन्यू दे रही है तो वो उसको वापस रिजल्ट भी चाहेगी कि अगर वो किस चीज़ के लिए रेवेन्यू दे रही है वो उसको मिले। और विसंगतियाँ तो है, थोड़ा सा अभी अंतर भी आ रहा है। जो हम निचले बस्ती हैं, झोपड़पट्टी हैं, जो BSUP के मकान हैं, हम उनसे टैक्स नहीं ले पा रहे हैं। उसका भी रीज़न है कि उनका जितनी प्रॉपर्टी उनसे 3 गुना उनका टैक्स हो गया है, तो वो पटाने में असमर्थ हैं। तो इसलिए हमको रेवेन्यू कलेक्शन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हम जब 100% जितने हमारे पास घर ऑन रिकॉर्ड है उतने अगर हम रेवेन्यू ले लेंगे तो हमको काम करने में आसानी होगी। और आने वाले समय में अपने रेवेन्यू को भी ठीक करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना रेवेन्यू जो जनता हमको टैक्स पे कर रही है, शहर की जनता है, उतना उनको हम नगर निगम से उनका जो उनको चाहिए है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, उसकी भी हम पूर्ति करें। कुछ सिस्टम बहुत पहले से, हमारी जनसंख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, इसमें भी हम फेल हो जा रहे हैं कि हम व्यवस्था उतनी जल्दी से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेज़ी से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसलिए आप देखिए हमको गर्मी में जल संकट, पेयजल संकट हो जाता है, बारिश में हम जल भराव की समस्या से जूझते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी जो पाइपलाइन का सिस्टम है, वो सब बहुत क्लियर और स्पष्ट नहीं है, उसका स्ट्रक्चर किसी को मालूम नहीं है। इसलिए सब दिक्कतें आ रही हैं। हम सबको दूर करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये जैसे आपने पानी की समस्या के विषय में बात की, ये
मुझे लगता है, मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, हर गर्मियों में आते ही, जबकि पता है कि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे पानी की समस्या आनी है, तालाब सूख गए हैं, भूजल स्तर गिर चुका है, नल में पानी नहीं आ रहा है, टंकी कहीं फूटा हुआ है, हम पानी की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, और टैंकर देने के नाम पर कई बार से भ्रष्टाचार के अखबारों में आते हैं, मामले आते हैं सामने। ये इस तरह की चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं, होती रहती। फिर भी हमको पता है कि हम बारिश बोलता हूँ, गर्मी से पहले हमको पानी की व्यवस्था बनानी है। हम क्यों नहीं बना पाते? आखिर क्या ये आपकी ही नहीं, ये पूरा मैं आदेश की बात कर रहा हूँ। ये तो खैर हमारा रायपुर नगर निगम, ठीक है, आप तो स्वीकार कर रही हैं कि चीज़ें खराबी हैं। मैं तो पूरे, मतलब ये पूरे प्रदेश का समस्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश की समस्या है ये। देखिए, हमारी ये विडंबना है, पिछले 15 वर्षों से हम लगातार पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, और अभी तक जो मेरा अनुभव है, जो मैं देख रही हूँ, पेयजल जब संकट उत्पन्न होता है तब नगर निगम है उसको ठीक करने का प्रयास करता है, और वो भी ठीक करने का कोई प्रयास नहीं होता, वो टैंकर उपलब्ध करा देते हैं। तो इससे समस्या का स्थायी समाधान कैसे होगा? मैं आपको बता रही हूँ, और बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि पिछले साल जो पेयजल की समस्या थी, जहाँ जो समस्या थी वो आज जस की तस है, वही समस्या अभी फिर आ रही है। इसका मतलब साफ है कि इन 1 वर्षों में, जो 2 महीने गर्मी के बाद जो 10 महीने आते हैं, उसमें नगर निगम के द्वारा उसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया गया है। मतलब सब ये मेंटली प्रिपेयर हैं कि गर्मी आएगी तो फिर टैंकर से आपूर्ति कर देंगे, और वही प्रथा चली आ रही। कई लोग तो नगर निगम की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि वो टैंकर ख़त्म ही नहीं करना चाहते, कि टैंकर के सहारे उनको भ्रष्टाचार करने मिलता है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं, और हमने कहा है कि अगर 10 महीने बाद भी आप किसी समस्या को नहीं सुलझा पाए हो, मतलब आपने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया है। 1 साल पहले भी आप उस स्थान पर टैंकर दे रहे थे, 1 साल बाद भी आप उस स्थान पर टैंकर दे रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की लापरवाही अधिकारियों के द्वारा हो रही है, तो हमने उनके वेतन वृद्धि रोकने की भी बात की है। अगर हम ज़मीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, तो अधिकारियों का भी दायित्व बनता है, कर्मचारियों का भी दायित्व बनता है कि वो समस्याओं को जड़ से ख़त्म करें। आप प्रस्ताव ही बना के नहीं दोगे तो सरकार कैसे जानेगी कि यहाँ पर क्या समस्या और कैसे उसका समाधान होगा? रायपुर में एक बड़ी समस्या है, एक तो बहुत गहरा बसा हुआ है रायपुर शहर, और इतना गहरा बसे होने के बावजूद लोगों का जो रहवास है, और जो बाहर अवैध तरीके से जो आके लोग रह रहे हैं, उनकी वजह से और भी शहर में दिक्कत हो रहा है। एक तो नगर निगम उनके लिए अलग से बीओएसपी मकान बना के भी दे रही है, तमाम व्यवस्था करा रही, बावजूद उसको उस जगह से वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो नगर निगम जब तक से शहरों को साफ सफाई नहीं करवा पाएगी, नहीं होगी, या कड़े कदम नहीं उठाएगी, कठोर कदम नहीं उठाएगी, तब तक से ये चीज़ें तो चलते ही रहेंगी। गंदगी स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी और फैलेगा। आपको शहर को स्वच्छ और साफ बनाना है, तो या एक दूरगामी बहुत अच्छा खूबसूरत चीज़ों को बनाना है, क्योंकि करोड़ों अरबों खर्च हो रहे हैं लेकिन वो शून्य है, कोई मतलब का नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अवैध बसाहट भी है, उसके लिए क्या स्थायी व्यवस्था की जा रही है? देखिए, जो अवैध हैं, अवैध बस्तियां, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, और कुछ कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। अगर हम अवैध बस्तियों को व्यवस्थापन देने को तैयार हैं, मगर उनका कहना रहता है कि वो जहाँ रहते हैं वहीं पे उनको व्यवस्थापन चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि प्रत्येक गरीब के घर में छत पर, सर पर पक्का छत हो, और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं। तो जो अवैध बस्तियां हैं, अवैध झुग्गी बस्तियां हैं, उसके लिए भी हम व्यवस्थापन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना उनको के लिए दे रहे हैं, मगर वो वहाँ जाने को तैयार नहीं होते हैं। तो अब हम योजना का थोड़ा स्वरूप बदल रहे हैं। वो जहाँ रहते हैं वहीं पे हम सरकार से उनके लिए पट्टे की मांग करेंगे, और वहीं पे उनको पक्का मकान बना के देंगे, क्योंकि हमारा व्यवस्थित शहर हम चाहते हैं। तो अगर झुग्गी बस्ती रहेंगे तो हमारा शहर न तो साफ हो पाएगा और न ही व्यवस्थित हो पाएगा। तो हम लगातार प्रयासों में लगे हुए हैं, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो अवैध बस्तियां हैं, या तो हम उनको शिफ्ट कर दें, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि इनको यहाँ पर यहीं पर बना के दिया जा सकता है मकान, तो उनसे बातें करके फिर वहीं पे वो प्लान करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन मोर चिन्हारी ऐसे योजना के तहत उनको हम मकान देने का प्रयास करेंगे। हम भी चाहते हैं कि 5 वर्षों के अंदर जो हमारा शहर है वो झुग्गी मुक्त हो जाए, और सबके सर पर पक्का छत हो। बिल्कुल। रायपुर में तो ठीक है, अब जैसे अभी गर्मियों में थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा बिजली अस्त व्यस्त हो गया, पानी सब तरफ जाम हो गया, ये तो कॉमन समस्या है। अब आप तो देख ही रही हैं, और आप पार्षद भी रही हैं, विपक्ष की नेता भी रही हैं, आपको क्या लगता है, आपके विचार से इस तरह की समस्या का निदान क्या है?
देखिए, हमको इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा शक्ति और अपनी कार्यशैली भी बदलनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति ऊपर रखना है। हम मान के चलेंगे कि हम ठान लेंगे कि हमको ये समस्याओं को दूर करना ही है। जब हम अगर एक्टिव रहेंगे तो हमारे अधिकारी भी फील्ड पे उतरेंगे। अगर फील्ड में रोज़ उतर रही हूँ तो अधिकारियों की भी मजबूरी हो जाएगी कि वो भी फील्ड में उतरे। जब तक हम ज़मीन पे उतर कर काम नहीं देखेंगे, अगर हम एसी चैम्बर में बैठकर हम सोचेंगे कि ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, तो वो नहीं होता। पर ये बहुत बहुत आसान काम नहीं है और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी नहीं मिलेगा। हमारी कुछ नालियाँ शहर की ऐसी हैं जिनके लिए नाले ही नहीं हैं। वो नाली का पानी कहाँ जाए? वो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं ठीक है, तो वो नाली अल्टीमेटली भर के वो शहर में उसका भराव होता है। तो ये सब कनेक्टिविटी हमको देखनी पड़ेगी और इसके लिए ऊंचे स्तर के अधिकारियों को भी ज़मीन में आना पड़ेगा और उनको भी देखना पड़ेगा। देखिए, रायपुर शहर मेरा है, अधिकारी आते हैं जाते रहते हैं, मगर जनप्रतिनिधि यहीं रहते हैं। वो चाहेंगे कि उनका रायपुर अपना हो। मुझे रायपुर से जितना प्रेम रहेगा उतना बाहर वालों को नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि मेरे अधिकारी भी उतर कर काम करें, मेरे रायपुर को, जो मेरी रायपुर शहर की जनता है, उनके सपनों का रायपुर बनाए और एक अच्छा माहौल रायपुर शहर में रायपुर शहर की जनता को दे। मेरे मन में एक हमेशा प्रश्न रहा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं नगर निगम क्षेत्र में, उनको अनुमति दी जाती है। जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ते जा रही है, रोड उतने ही बड़े हैं, गाड़ियाँ पर बढ़ते जा रही, रोड तो वही है, पार्किंग की बहुत समस्या है। तो आप जैसे जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था या उनकी खुद की नीचे पार्किंग व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? वो इतनी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि गाड़ियाँ सब रोड में खड़ा करना पड़े? बिल्कुल, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की हमारी जो नगर निगम की जो टीम है, उनको ये बाध्यता होनी चाहिए कि कोई भी कमर्शियल अगर वो नक्शा पास कर रहे हैं तो उनको पार्किंग देखना ही पड़ेगा। और जब तक पार्किंग सुनिश्चित ना हो, किसी भी प्रकार के नक्शा को कमर्शियल पास नहीं करना है। ये हमारा स्ट्रिक्टली उनको कह दिया गया है कि आप कोई भी ऐसा नक्शा पास नहीं करोगे, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेसिडेंशियल हो, जब तक आपको उनको देने के लिए आपके पास पानी ना हो। आप लगातार नक्शा पास करे जा रहे हो, पानी कहाँ से दें उनको हम? जो हमारी जनता है ऑलरेडी, जितने को हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, आप नए फिर से बिल्डिंग बना ले रहे हो, पानी कहाँ से मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है, पार्किंग कहाँ करेंगे ये सुनिश्चित नहीं है। अभी हमारा प्रयास है कि जो शहर में जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पे हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, ताकि जो शहर में जो पार्किंग के लिए जाम लग जाता है उन समस्याओं से निजात मिले। और जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे लोग कमर्शियल बना लिए हैं, शॉप खोल लिए हैं, उनके पास भी पार्किंग नहीं है, वो सारी गाड़ी अपनी रोड पे खड़ी कर देते हैं। कुछ समय पूर्व हमने इस पे अभियान भी चलाया था कि जिनके पास भी पार्किंग नहीं होगा हम उनको कमर्शियल नहीं खोलने देंगे, नहीं करने देंगे। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। मैं चाहूँगी कि रायपुर शहर के लोग भी अपने व्यवहार में इन सब चीज़ों को शामिल कर ले और सब कुछ अच्छा करें। उनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चीज़ों को वो भी समझे कि सड़क है वो चलने के लिए होती है, न कि गाड़ी खड़ी करने के लिए होते हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि सब जनता भी सब चीज़ों को समझेगी और जनता खुश रहेगी आने वाले समय में। हमेशा से एक रहा है कि पानी का भूजल स्तर हर साल गिरता जाता है। हम नगर निगम के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रिपरेशन करते हैं, उसका भुगतान भी कर लिया जाता है पहले भी। अगर कोई मकान बना रहा है या कुछ भी बना रहा हो तो उसका पहले जमा होता है। अभी उसका कुछ अता पता ही नहीं होता। इवन जो सरकारी कार्यालय बनते हैं उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से सिर्फ ही हम पेपर में ही चिप कर रहे हैं, कुछ ऐसे तो दिखता नहीं है। इस बार वाटर हार्वेस्टिंग का भी मेरे आने के बाद हमने ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को ये स्पष्ट निर्देशित किया है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पैसा जमा है, देखो हमारा ऐसा नियम है कि एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जब आप घर बनवा के वाटर हार्वेस्टिंग करवा लेंगे तो आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने वाटर हार्वेस्टिंग करा लिया। मगर बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे पास जितने हाउस होल्ड हमने परमिशन दिए, कोई भी हमारे पास पैसा लेने निगम के पास वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं आ रहा है, मतलब उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग करवाया नहीं है। तो अब हमने अपने टीपी से कहा है, टीपी की टीम से कहा है कि आप उनके पैसे से वाटर हार्वेस्टिंग का काम करवाइए। दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग लगभग 1000 स्क्वायर फीट के लिए जो घर बनते हैं उसमें 15,000 हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं। उस राशि को भी हम बढ़ा रहे हैं 30,000, ताकि जनता अवेयर हो जाए। उनको लगेगा कि ज़्यादा पैसा है तो या तो वाटर हार्वेस्टिंग करा के वो पैसा वापस लेंगे। और 100% वाटर हार्वेस्टिंग बाकी अन्य जो बड़े शहरों में है
तमिलनाडु शहर है वो फेमस है इसके लिए। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में 100% वाटर हार्वेस्टिंग हो। जनता भी अब इस चीज़ को समझ रही है कि हमको गर्मी में बहुत आने वाले जो हमारा जो भविष्य है उसके लिए भी हमको पानी की दिक्कत आ सकती है, इसलिए जनता भी हाँ, और सबके लिए हमको सोचना है, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी हमको सोचना है। तो वाटर हार्वेस्टिंग उसके लिए नितांत आवश्यक है। 100% वाटर हार्वेस्टिंग ये हमारा लक्ष्य है। शहर में रोड बनाए जाते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन उसके अगेंस्ट में पेड़ लगाते ही नहीं है। कम से कम एक पेड़ की जगह 2 या 4-5 लगाए और उसको सुरक्षित भी रखें। शहर में हरियाली की बहुत कमी है, गार्डन है वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। एक जो बना हुआ है ऑक्सीजोन जो शहर के बीच में है वही एक ठीक ठाक होता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे अच्छा गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल पाए। सब टूट फूट से गए हैं। बुजुर्गों के लिए भी अगर बनाए गए हैं वहाँ पे वो भी सब टूट फूट सा गया है। कुछ व्यवस्था ही इतनी खराब हो चुकी, 5-6 साल में इतना खराब क्यों? 5-6 साल नहीं, 15 साल से वो खराबी चल रहा है। और ग्रीनरी की तो कमी है हमारे यहाँ। हम प्लांटेशन तो करते हैं मगर प्लांटेशन करके फ़ोटो खिंचा के फिर भूल जाते हैं। तो इस बार हमने ये व्यवस्था की है कि जिसको भी हम प्लांटेशन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो उसको मेंटेनेंस पीरियड भी वो रखेगा। और सिर्फ पेड़ लगाना, पौधा लगाना हमारा काम नहीं रहेगा, उसको जीवित रखना भी ठेकेदार का काम रहेगा। हम इस प्रकार की पॉलिसी में आगे जाएंगे और पेड़ कटे ना, हम इसका भी ध्यान रखेंगे। और पूर्ववर्ती सरकार में तो जो जितने गार्डन जो आप बता रहे हैं उनका भी व्यवसायीकरण कर दिया गया था कि आगे पीछे उसके चौपाटी नुमा उनको दे दिया गया था 10% भूमि। तो ये सब ठीक नहीं है। हम सुंदर रायपुर और स्वच्छ रायपुर और सपनों का शहर रायपुर तभी बना सकते हैं जब हमारे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हो, साफ़ सुथरा वातावरण हो, लाइट प्रॉपर हो, तब हम इन सब चीज़ों में ध्यान देंगे। खाद बनाने की प्रक्रिया, जो जितने भी डस्ट निकलते हैं या जो इतने भी खराब कचरा जो निकलते हैं उससे खाद बनाने के एक शुरू की गई थी चीज़ों को, वो आज तक सिर्फ कागजों में रह गई, बढ़ ही नहीं पाया है। क्या वजह है उसकी? देखिए, कचड़े को कंपोस्ट करके फिर उससे खाद्य बनाने का जो वो है, उसका भी सकरी में एक प्लांट बन रहा है। वहाँ हमारा प्लानिंग है ये कि हम कचरे को डिकम्पोज करके फिर उससे खाद्य बनाएंगे, उससे हम आमदनी भी कमाएंगे। और अभी ये प्रक्रिया में, प्रोसेस में है, इसको हम आगे निश्चित रूप से करें। ये तो मुझे लगता है मैं 15 साल से सुन रहा हूँ कि सकरी वाला बनेगा, और कचड़े का इतना भंडार हो चुका है, इतना भंडार चुका है कि आसपास के लोग बेचारे रह ही नहीं पाते और बल्कि बीमार हो गए हैं। 15 साल से सुने हैं, अब ये 16वां साल है। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा। चूंकि आप महिला भी हैं और राजधानी की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए आपके विचार हैं? देखिए, मैं अगर एक महिला है, वो शहर की महापौर बनी है और प्रथम नागरिक अगर महिला है, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम महिला सशक्तिकरण की ओर प्रयास करेंगे। और इसमें मुझसे अभी जब से मैं महापौर बनी हूँ, बहुत सारी महिलाएं मुझसे मिलने भी आती हैं, वो खुश होती हैं, उन्होंने मुझे वोट भी किया होगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे ज़्यादा मिलूँ। उनके छोटे छोटे आयोजन रहते हैं, वो मुझे बुलाते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आओ, तो उनको अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कार्यक्रमों में पहुँचूँ, हालांकि इसके लिए मुझे थोड़ा सुनना भी पड़ता है कि इसी में महापौर बिजी है, पर कोई नहीं, उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि हर महिला है वो सशक्त बने, मेरा ये प्रयास रहेगा। और आने वाले भी समय में मैं महिलाओं के लिए जितना हो पाएगा, जितना उनको सशक्त करने के लिए प्रयास कर सकूँ। बहुत सारे काम हैं जो महिलाएँ हैं वो संकोचवश नहीं कह पाते हैं, वो काम भी हम करने का प्रयास करेंगे। हमारी महिलाएं हैं वो मार्केट एरिया में जाती हैं, उनके लिए वॉशरूम नहीं उपलब्ध रहता, पर वो संकोचवश बोल भी नहीं पाती हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो महिलाओं की जो बेसिक नीड्स हैं, जो शहर में महिलाओं के लिए होना चाहिए, मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगी और सब पक्का करूंगी। बिल्कुल, मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसी पे आगे बढ़ूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू रहा है शुरू से ही, और हम प्रॉपर अपने शहर की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था, नियम कानून नहीं बना पाए हैं। क्या वजह है कि अभी भी हमको नियम कानून की दरकार है? क्या हम इतने कठोर कानून नहीं बना पाए हैं जिससे जो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, या हमारा सामाजिक दायरा ही इतना खराब हो चुका है जिसके चलते ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, महिलाएं अगर सशक्त बनेंगी तो वो जागरूक भी हो जाएंगी, फिर उनको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, ना उनको किसी चीज़ की दरकार रहेगी, न किसी अधिनियम की दरकार रहेगी, न कानून की दरकार रहेगी। सशक्त महिला समृद्ध महिला बनेगी। उनमें जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों से नहीं डरेंगी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है कि महिलाएं आगे बढ़ें
और हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को इसीलिए बहुत अवसर भी दिया जा रहा है। महिलाएं आगे बढ़ के काम करेंगी। देखिए कुछ चीज़ें हैं, वो हमारा आजकल सोशल मीडिया भी ऐसा हो गया है कि बहुत सारे बाल अपराध होने लग गए हैं। किसी के मनोविकार को आप कैसे ख़त्म करोगे? तो इन सब चीज़ों के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। जनता जागरूक होगी, हम जनता को जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे, महिलाओं को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। अगर हम उनको अच्छा माहौल देंगे, अगर हम उनको सशक्त बनाएंगे, वो आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगी, तो उनमें सजगता आएगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से फिर हम कुछ जो महिलाओं पे जो के साथ जो हो रहा है उस पर कमी आएगी, मुझे ये लगता है। बीच बीच में जो रेहड़ियाँ लगा दी जाती हैं या अवैध रूप से रोड में किनारे किनारे जो खाने पीने के जो ठेलेज हैं और बहुत सारे लगा दिए जाते हैं, उसके लिए परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? स्ट्रीट वेंडर्स आज शहर की बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रीट वेंडर्स के कारण देखिए, वो तो बोलता है कि हम साइड में खड़े हैं, हम ऐसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, और सही बात है, वो रोड के एकदम स्ट्रीट वेंडर से साइड में खड़े हैं। मगर आपके पास जो आ रहा है वो तो पूरी अपनी गाड़ी रोड में खड़ी कर दे रहे हैं, उनके लिए कैसे करें हम बार बार स्ट्रीट वेंडर्स को हटाते हैं। 2 दिन 4 दिन, कितने दिन कोई उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा? फिर वो आके वहाँ से खड़े हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हमने भी एक प्लान किया है कि हम 10 जोन, रायपुर शहर है वो 10 जोनों में बटा है, हम 10 जोन में एक वेंडिंग जोन बनाएंगे और हम प्रयास करेंगे। अभी तेज़ी से हम 4 को बस 8 देते हैं, 8 और हमारे सामने आते हैं, हम उन 8 को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो फिर हमारे पास ये मतलब कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स हर दूसरे घर में। और ये कोरोना के बाद से और ज़्यादा ये हुआ है कि स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उनकी डिमांड भी है, इसलिए वो चल रहे हैं, इसीलिए बढ़ भी रहे हैं वो। तो हम 10 जोन में एक 10 वेंडिंग जोन का प्रस्ताव रखे हैं। अभी आने वाले समय में हम उसको मूर्त रूप देंगे और अधिक से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वहाँ पर हम बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या दिल्ली, मुंबई जाते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक वेंडर जोन है जहाँ पर लोग अगर जिनको खाना पीना हो या शाम को कुछ, तो एक जोन है, वहाँ पे ही जाके जो उनको पसंद की खाना वहाँ पे खा सकते हैं, ना कि रोड में कोई खाए। रोड में क्या होता है कि मुझे लगता है हम जितनी छूट देते हैं उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। तो जब तक से आप लोग कड़ाई नहीं करेंगे, नगर निगम कड़ाई नहीं करेगा, तब तक से ये चीजें चलते ही रहेंगी। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा कड़ा सामूहिक प्रयास जी, इसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन सब मिलकर जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो इसमें हम परिणाम दे पाएंगे। अगर अकेले नगर निगम है वो उनका उठा लेता है, फिर ऊपर से फिर वो लोग गरीब रहते हैं, फिर मांगते हैं, तो ये सब एक से नहीं हो सकेगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन तीनों जब मिलजुल कर कार्रवाई करेंगे और थोड़े से कठोर होंगे, तब उनमें आदत, एक नेचर उनमें डेवलप करना पड़ेगा, स्वभाव डेवलप करना पड़ेगा कि हमको ये रोड क्लियर चाहिए, मतलब चाहिए। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पब्लिक को भी ये समझ आ जाए, वो भी मेंटलिटी बना ले कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट वेंडर्स उनको नहीं मिलेगा, तब वो लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे और वो जोन है वो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स जोन के नाम से फिर प्रचलित रहेगा, लोग फिर वहीं जाएंगे। मेरा 2 प्रश्न बस, अब ये आखिरी होगा। मैं आपसे 2 प्रश्न, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहर कभी रायपुर जो था तालाबों का शहर हुआ करता था, अब इतने अवैध कब्जे हो चुका, अतिक्रमण हो चुका है कि शहर का स्वरूप ही बदल चुका है। अभी तेली बांधा तालाब, उसको वेंडर जोन बना दिया गया, बहुत खूबसूरत जगह था, अब पूरी गंदगी फैली हुई है। जितने भी बड़े बड़े तालाब, आप बूढ़ापारा तालाब की बात कर रहे हैं या सरजू बांधा तालाब, तमाम जितने बड़े तालाब हैं, सब में अवैध अतिक्रमण हो गया। उनको हटाया क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो तालाब पे अवैध कब्जे हुए हैं वो ठीक नहीं है। हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि तालाबों का संरक्षण होता है, सौंदर्यीकरण उसके आसपास के एरिया का हमको करना चाहिए था। मगर हम लगातार देख रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब के रकबे को कम कर दिया गया है। तालाब के रकबे को कम करते हैं तो हमारे पास वर्षा जल का जो संचयन है उसके लिए हमको जगह कम मिलता है। और हमारा लगातार ये प्रयास है कि हम उनका तालाब का जो खसरा है वो एक बूंद भी कम ना हो। अब जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, अब जो तालाबों में काम हो रहा है, उसमें हम विशेष ध्यान रख रहे हैं कि हमारे तालाब का रकबा खसरा है वो एक बूंद भी कम ना हो। जो भी काम हो वो आसपास के एरिया में हो और थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए वहाँ आसपास डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि हम तालाब को भी अच्छे से, जैसे हम बूढ़ा तालाब को उसमें स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए खर्च के और पर्यटन विभाग को दे दिया, और अब पर्यटन विभाग हम दे रहे हैं, पूरा वहाँ पे चौपाटी बना दिए हैं। तो लोग वहाँ पे कैसे, मतलब चौपाटी बनने से तो पूरा वो कमर्शियल हो जा रहा है, लोगों का पाथवे ख़त्म हो गया है। चौपाटी में जो लोग आएंगे वो लोग अपने पार्किंग कहाँ रखेंगे, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे, दानी स्कूल है वहाँ पे, गर्ल्स स्कूल है, हमने इसका विरोध किया है
और आने वाले समय में भी हमारा कड़ा विरोध रहेगा कि जब तक आप पार्किंग फैसिलिटीज़ और लोगों का पाथवे खाली नहीं करोगे, हम इस चौपाटी का विरोध करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार हम इसमें सफल होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आने वाले समय में हम किसी तालाब का रकबा खसरा कम नहीं होने देंगे और जो भी सौंदर्यीकरण होगा वो आसपास के एरिया का होगा, क्योंकि हम इधर जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम तालाबों को कम कर रहे हैं, तो ये दोहरी बात नहीं होनी चाहिए और इस ओर सबका ध्यान जाना भी। एक छोटा सा अंतिम प्रश्न मेरा, अब चूंकि 5 साल अब महापौर रहने वाली हैं, टारगेटेड आपके कौन कौन से काम है कि मुझे इन 5 साल में ये तो रायपुर के लिए करना ही है? देखिए, मैं लिटरली आपसे बोल रही हूँ, आप मुझसे बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। बहुत शहर का अंधाधुंध विकास ये मेरा सपना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं अपने शहर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दूं, क्योंकि वो नगर निगम की मूल जिम्मेदारी है, वो कोई नहीं कर सकता और जनता मुझे इसी के लिए टैक्स पे करती है। पूरे शहर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दूं, उनको साफ़ सफाई दे दूं, उनको बिजली दे दूं, बच्चों के खेलने के लिए हरा भरा छोटा मोटा उद्यान बनाऊं, बुजुर्गों के लिए हम एक अच्छा माहौल दे दें, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए हम कुछ अच्छा कर दें, महिलाओं को मैं सुरक्षित वातावरण का फील करवाऊं। बस यही मेरी प्रमुखताएं रहेंगी और जो सुविधाएं हम बाकी शहरवासियों को दे रहे हैं वही हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाना चाहेंगे, ताकि उनका भी थोड़ा जीवन स्तर सुधरे। जब उनको ऐसे लगेगा कि जो सुविधा पूरी जनता को मिल रही है, आम जनता को मिल रही है, वो सुविधा उनको भी मिल रही है, तो वो हमारे शहर के लिए अवेयर होंगे, उनका भी उन सोच बदलेगी कि हम उनके पार्ट हैं, तो वो हमारे शहर को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करेंगे, एक यूनिक शहर हो जाए। बस मेरा यही सपना है। तो ये मीनल चौबे जी राजधानी को यूनिक शहर बनाना चाहती हैं। निश्चित रूप से हम सबका दायित्व बनता है पूरे राजधानी वासियों का कि हम मीनल चौबे के कंधे से कंधा मिलाकर चले और शहर को जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो शुद्ध पेयजल हो या सुरक्षा हो या तमाम व्यवस्थाएं हों, हम सब मिलकर करना है। खाली नगर निगम या सिर्फ नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सब नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हम सब अपने राजधानी को बेहतर और सुरक्षित और खुशहाल बनाए, हरियाली बनाए और एकदम साफ सुथरा बनाए, ताकि हम आए जाएं, हमको लगे कि हम एक बहुत अच्छे शहर में रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मीनल जी हमसे जुड़ने के लिए।